साइंसी तरक्की के बावजूद इंसान कुदरती आफात और हादसात के मुकाबले में रोज़ अव्वल की मानंद बेबस है। दुनिया भर में मुख्तलिफ वबाई बीमारियों, भूख, कुदरती आफात, हादसात और दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर हर साल 50 मिलियन से ज़ायद हलाकतें होती हैं। ज़लज़ले किसी भी दूसरी कुदरती आफत की निस्बत इंसानी सेहत पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। दुनिया भर में हर साल मुख्तलिफ शिद्दत के 10 लाख से ज़ायद ज़लज़ले आते हैं। इनका असर किसी भी समंदरी तूफ़ान और सैलाब जैसी कुदरती आफत से ज़्यादा होता है। मुहक्किकीन का कहना है कि ज़लज़ले में ना सिर्फ फौरी अमवात होती हैं, बल्कि बहुत से लोग शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं और शहरों के बुनियादी ढांचों की तबाही के बायस इनका इलाज भी मुमकिन नहीं हो पाता। तहकीक के मुताबिक गुज़िश्ता दहाई में ज़लज़लों के बायस 7,80,000 अमवात हुई, जिनमें से ज़्यादातर इनसे मुंसलिक वजूहात से हुई। आज हम बात करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। डिज़ास्टर से मुराद कोई भी ऐसा हादसा जो कि नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंसानी जानों का या माल का नुकसान हो, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें हम बेसिकली फ़ोकस करेंगे उन चीज़ों पे कि आप उसको किस तरह फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करें या इब्तिदाई तिब्बी इमदाद उन लोगों तक कैसे पहुँचाएँ कि जो उनका शिकार हुए हैं, चाहे वो किसी अर्थक्वेक या ज़लज़ले के सिलसिले में हो की वजह से हो या सैलाब की वजह से हो या कोई बॉम्ब ब्लास्ट या किसी और इमरजेंसी की वजह से हो। अगर किसी वजह से आप खुद ज़लज़ले का शिकार हो, किसी बिल्डिंग में हो या अपने घर में हो जिस वक्त ज़लज़ला आ रहा हो, तो उसमें सबसे बेहतर ये कि प्रोटेक्शन के लिए अपनी फ़ौरन किसी भी कवर्ड एरिया से निकल के कैसे खुले मैदान में चले जाएं, जहाँ करीब ना बिल्डिंग्स हो या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो कि गिर सके आपके ऊपर और आपका नुकसान फर्दर दे सके। अगर ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं हो, आप किसी घर के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर स्टक हो जाएँ या उसमें फंस जाएँ, तो उसमें सबसे बेहतर ये है कि आपको ऐसी चीज़ के नीचे पनाह लें या ऐसी सपोर्ट के नीचे कि जिसका गिरने के चांसेस कम हो, जैसे कि दरवाजे की चौखट है या जो बीम्स हैं, जो घर के पिलर्स हैं जो मज़बूत होते हैं और जिनका ज़लज़ले की वजह से गिरने के चांसेस कम है, उसके नीचे पनाह लें ताकि वो प्राइमरीली गिरे भी नहीं और उसकी वजह से आप दूसरी चीज़ों जो आपको हिट कर सकती हैं उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर आप किसी ऐसी टीम के मेंबर हैं कि जो अर्थक्वेक विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए जा रही है और इमीडिएटली उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए जा रही है, तो ज़रूरी है कि जो भी टीम लीडर हो वो इस किस्म की टीम सेट करे जिसमें एक टीम फोकस्ड हो ट्रियाज के ऊपर, यानी कि वो सॉर्ट आउट कर सके जो भी अर्थक्वेक विक्टिम्स को आप मलबे से निकालें तो उनको सॉर्ट आउट किया जा सके कि उनको कितनी जल्दी जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट या मेडिकल केयर की ज़रूरत है। जिसमें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डैमेज बहुत कम हुआ है, तो उनको आप कुछ वक्त के बाद जो है शिफ्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं या जो कैंप आपका करीबी है वहाँ पे पहुंचा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जिनको कदरे इमरजेंसी के तौर पे हेल्प की ज़रूरत है, उनको आप थोड़ी देर में कुछ घंटों के अंदर इमरजेंसी ट्रीटमेंट या फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की जिनको अर्जेंटली और फ़ौरन मिनटों के अंदर जो है इमरजेंसी फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह उनको कैटेगराइज़ करें ताकि जो अफराद और जो पेशेंट्स की जिस तरीके से ज़रूरत है उसी हिसाब से वो हॉस्पिटल पहुँचें और उनको मेडिकल अटेंशन मिले, ताकि वो अफराद जिनको अर्जेंटली मिनटों में अस्पताल पहुँच के फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है वो बाद में ना पहुँचें और ऐसे अफराद जिनको ज़रूरत नहीं है फ़र्स्ट एड की कदरे जल्दी और वो इंतज़ार कर सकते हैं कुछ घंटे, वो पहले ना पहुँच जाएँ उसके। जब आप अपनी टीम के साथ साइट ऑफ सीन में एंटर हो जहाँ पे ज़लज़ला आ चुका है, तो उसमें ज़रूरी है कि आप अपने सेफ्टी के सबसे पहले ख्याल रखें और फिर उसके बाद जो भी सर्च ऑपरेशन है या जो पेशेंट्स कैजुअल्टीज़ हैं उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करना है उसके ऊपर ध्यान दें। सेल्फ़ सिक्योरिटी या पर्सनल सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई ऐसी मलबा देखें जिसके नीचे से आपको जो कैजुअल्टीज़ हैं या बॉडीज़ हैं रिमूव करनी है, तो उसको बहुत ध्यान से और एहतियात से उसको मूव करें, क्योंकि चांसेस है कि उस मलबे के सहारे से कोई ऐसी और दीवार या कोई और चीज़
अटकी हो, जो आप उसको मलबे को मूव करने की कोशिश करें और वो आपके ऊपर गिर जाए और वो आपके लिए खुद एक डैमेज कर सके और आपको खुद एक कैजुअलिटी बना सके उसके अंदर। दूसरा बात ज़रूरी है कि जब अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं या कोई ऐसी जगह पर है जो जिसके चांसेस हैं कि खुद ज़मीन में धंस सके या वो गिर सकती है, तो उसमें ख्याल से मूव करें ताकि ऐसा ना हो कि वो आपके वज़न की वजह से और आपकी वहाँ पे चलने की वजह से वो जो ज़मीन या फ्लोर जो है वो गिर जाए और आपको दोबारा डैमेज कर सके। ज़लज़ले के बाद जो इंजरीज़ कॉमन है, उनमें सबसे ज़्यादा स्पाइनल इंजरीज़ यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट और फ्रैक्चर्स कॉमन है, क्योंकि इसमें अक्सर व बेशतर बहुत हैवी ऑब्जेक्ट बॉडी के किसी पार्ट पे गिरता है जो कि फ्रैक्चर कॉज कर सकता है, और अगर गर्दन पे या रीढ़ की हड्डी पे कहीं पे गिरे तो वो उसका फ्रैक्चर कॉज कर सकता है। तो इन सारे मरीज़ों को जिनको आप ज़लज़ले में बेहोश या सेमी कॉन्शियस या कि थोड़ा सा गुनूदगी के आलम में पाएँ, उनको हमेशा उस तरह ट्रीट करें जैसे कि उनका स्पाइनल इंजरी यानी कि रीढ़ की हड्डी की इंजरी है, और उनको हमेशा मोबिलाइज़ करें स्पाइनल प्रिकॉशंस के साथ, यानी कि बिल्कुल पूरी स्पाइन को एक साथ मोबिलाइज़ करें ताकि जो भी अगर डैमेज अगर हुआ है तो वो फर्दर डैमेज ना हो और मरीज़ को कम से कम नुकसान हो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अगर कैजुअलिटी को या विक्टिम को आपको साइट ऑफ सीन से जहाँ पे ज़लज़ला आए वहाँ से मूव करना हो, तो उसमें अगर आपको पता है कि उसकी कोई स्पाइनल इंजरी नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है और आपको फ़ौरन अर्जेंटली मूव करना है उसको फ़ौरन, तो आप उसको ड्रैग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, यानी कि उनको घसीटते हुए बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और बहुत अर्जेंट हो, जैसे कि अगर आफ्टर शॉक्स आ जाएँ ज़लज़ले के, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मरीज़ को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसके लिए आप दूसरी डिफरेंट टेक्निक्स है जिसमें आप मरीज़ को अपने कंधे पे उठा सकते हैं, या दो अफराद मिल के उनको एक चेयर के अंदर होल्ड करके उठा सकते हैं, या इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर की मदद से उनको होल्ड करके शिफ्ट कर सकते हैं सारे। लेकिन ये सारी शिफ्टिंग ज़रूरी है कि आप सारी स्पाइनल प्रिकॉशंस के साथ करें ताकि मरीज़ को और कोई डैमेज ना हो, और अगर कोई पार्ट आपको बॉडी का फ्रैक्चर नज़र आ रहा है या लग रहा है कि फ्रैक्चर है तो आप उस पर ख़ास तवज्जो दें ताकि उसमें फ़र्दर डैमेज ना हो। अगर किसी का आपको हाथ का फ्रैक्चर सस्पेक्टेड हो तो उसके अंदर ज़रूरी है कि आप उसको किसी स्लिंग की मदद से या कपड़े की मदद से उस हाथ को इमोबिलाइज़ करके गर्दन में लटका दें ताकि उसके फर्दर डैमेज ना हो, और जब आप उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करें तो जितना फ्रैक्चर था वो उससे बढ़ ना जाए और उसमें जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हुई हों और उसको अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल में मैनेज किया जा सके। किसी पेशेंट का अगर पैर का फ्रैक्चर है तो उसमें या तो आप उसके साथ कोई बांस या कोई ऐसी चीज़ बांध दें जो पैर को इमोबिलाइज़ कर सके, और अगर कोई ऐसा चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप उसको दूसरे पैर के साथ टाई कर सकते हैं ताकि वो इमोबिलाइज़ हो जाए, यानी कि बिल्कुल हरकत ना करे, ताकि फ्रैक्चर या जो भी डैमेज है वो फर्दर बढ़े ना और हॉस्पिटल ले जाके उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सके।